नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर। आज पूरा सच में हम बात करेंगे देश के एक बहुत बड़े सियासी मुद्दे, जनसंख्या असंतुलन यानी डेमोग्राफिक चेंज की। और आज पूरा सच में पहला मुद्दा होगा कि आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जनसंख्या असंतुलन को क्यों बताया परमाणु बम जैसा खतरनाक। आज पूरा सच में हम उपराष्ट्रपति के बयान का पूरा मतलब समझेंगे और आपको दिखाएंगे वो आंकड़े जो देते हैं जनसंख्या असंतुलन की सच्ची गवाही। आज पूरा सच में दूसरा मुद्दा होगा झारखंड के संथाल इलाके में क्यों बढ़ रही है मुस्लिम आबादी और क्यों घट रहे हैं आदिवासियों की संख्या। आखिर वीर संथालों की भूमि पर क्यों हो गया है जनसंख्या का असंतुलन। और आज पूरा सच में तीसरे मुद्दे के तौर पर हम आपको बताएंगे एनएसजी के स्थापना दिवस पर एनएसजी कमांडो के शौर्य की कहानी। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। जनसंख्या असंतुलन यानी मुस्लिम की तेज आबादी, मुस्लिम समाज की तेज बढ़ती हुई आबादी और हिंदुओं की घटती आबादी। ये जनसंख्या असंतुलन, डेमोग्राफिक चेंजेस हमारी देश की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और जब राज्यों में चुनाव होते हैं तो ये मुद्दा और भी ज्यादा हावी हो जाता है। अब देखिए, अगले महीने झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनावों से पहले ही आदिवासी इलाकों में जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा जो है वो बहुत राजनीतिक तौर पर हावी हो चुका है। पूरे देश में किसी न किसी राज्य में हमेशा इस मुद्दे पर बहस चलती ही रहती है। लेकिन आज पूरा सच में हम इस मुद्दे पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जनसंख्या असंतुलन को समाज के लिए एक गंभीर खतरा बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि इसके नतीजे परमाणु बम से कम खतरनाक नहीं है। जगदीप धनखड़ ने यह बात जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक सम्मेलन में कही। आज पूरा सच में हम आपको झारखंड से लेकर उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से लेकर असम तक जनसंख्या असंतुलन का पूरा सच बताएंगे। लेकिन उसके पहले सुनते हैं कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा। ऑर्गेनिक नेचुरल डेमोग्राफिक चेंज इज नेवर अपसेट, बट अ डेमोग्राफिक चेंज brought about in a strategic manner to achieve an object offers a scene that is frightening. Take any state and you will find demographic change as a pattern. That pattern offers a challenge to our values, to our civilization ethos, to our democracy. If this challenge, which is alarmingly worrisome, is not addressed in a systemic manner, it will graduate to existential challenge. It has happened in the world. I need not name countries that have lost their identity 100% because of this demographic disorder, demographic earthquake. Demographic disorder is no less severe in consequences than even a nuclear bomb. तो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जनसंख्या असंतुलन के नतीजे परमाणु बम से कम खतरनाक नहीं। यानी एक तरह से उन्होंने जनसंख्या में हो रहे बदलाव की तुलना एटम बम से की है। आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे कि भारत के किस किस राज्य में जनसंख्या असंतुलन अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आखिर वो कौन कौन से इलाके हैं जिन्हें आबादी का ये परिवर्तन डेंजर जोन बना चुका है। आज आप हमको पहले बताएंगे झारखंड का पूरा सच, जहां संथाल इलाके में कैसे आदिवासियों की आबादी कम हो रही है और कैसे मुसलमानों की आबादी यहां बढ़ रही है। और ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। और झारखंड में इसी साल अब से एक महीने बाद ही चुनाव होने वाले हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे असम के जनसंख्या असंतुलन का पूरा सच, क्योंकि पिछले 120 सालों में असम में मुसलमानों की संख्या 45 गुना बढ़ चुकी है। एक रिसर्च के मुताबिक अगले 20 साल में यानी 2040 तक असम एक मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य बन जाएगा।
आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल के जनसंख्या असंतुलन का पूरा सच कि कैसे आजादी के बाद बंगाल में 5 गुना बढ़ गए हैं मुसलमान और बंगाल में कितने रहते हैं अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड, जहां मुसलमानों की बढ़ती जा रही आबादी एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा है। कभी मजार तो कभी अतिक्रमण। जनसंख्या असंतुलन की वजह से सुलग रहा है उत्तराखंड। और उसके बाद बारी आएगी हिमाचल प्रदेश की, जहां आजकल पूरी सियासत बाहरी मुसलमानों की घुसपैठ पर चल रही है। बीजेपी तो बीजेपी, यहां सत्ताधारी कांग्रेस भी अवैध मस्जिदों पर सवाल उठा रही है। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये 5 राज्य जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो झारखंड की चर्चा सबसे पहले, क्योंकि झारखंड में चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है और झारखंड में जनसंख्या संतुलन एक बड़ा मुद्दा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन तो संथाल इलाके में बांग्लादेशियों की बढ़ती आबादी को लगातार मुद्दा बना रहे हैं। चंपई सोरेन का आरोप है कि अवैध घुसपैठियों आदिवासियों की जमीन को लूट रहे हैं और बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण आज कई गांव ऐसे हैं जहां एक भी आदिवासी जनजाति भाई नहीं बचा है। और बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी को लेकर चंपई सोरेन ने जो कहा है उस पर आंकड़े भी मुहर लगाते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में किस तरह से जनसंख्या असंतुलन बढ़ रहा है वो बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। और झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी इलाके संथाल परगना डिवीजन में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, वहीं आदिवासी आबादी की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। आइए आंकड़ों के साथ देखते हैं इस इलाके का पूरा सच। तो 1951 में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 44.7% थी, वहीं इस इलाके में मुस्लिम आबादी 9.4% हुआ करती थी। और अब बात करते हैं 2011 की जनसंख्या की। 2011 में यहां आदिवासी समाज की आबादी सिर्फ और सिर्फ 28.1% ही बची है, वहीं मुस्लिम आबादी 22.7% के स्तर पर पहुंच गई है। और 1951 से लेकर 2011 तक 60 सालों में आदिवासी आबादी जो है वो 44.7% से घटकर सिर्फ 28.1% ही बची है, यानी इसमें पूरे 16.6% की गिरावट आई है। यानी साफ शब्दों में कहें तो हमारे आदिवासी भाई इस इलाके में सीधे सीधे संख्या में 1/3 कम हो गए। वहीं 1951 से लेकर 2011 तक 60 सालों में मुस्लिम आबादी जो 9.4% थी वो बढ़कर 22.7% के स्तर पर पहुंच गई है, यानी इसमें पूरे 13.3% का इजाफा हुआ है। और इस जनसंख्या विस्फोट का नतीजा है कि मुस्लिम आबादी 60 सालों में 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। और अब इस ग्राफिक्स को देखिए, सीधे सीधे तुलना करने पर आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक हो चुकी है। ये देखिए, 1951 में मुसलमान 9.4% थे और 2011 में बढ़कर 22.7% हो गए। वहीं आदिवासी समाज की जनसंख्या 1951 में 44.7% थी, जो 2011 में घटकर 28.1% ही बची है। और अभी ताज़ा जनगणना होने वाली है, वो ही नहीं है, और उसमें जनसंख्या संतुलन, ये डेमोग्राफिक चेंजेस और भी ज़्यादा बढ़कर सामने आ सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें अनोखी बात क्या है, मुस्लिम आबादी तो पूरे देश में बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। संथाल परगना इलाके में ये मुस्लिम जनसंख्या में बढ़ोतरी जो मुस्लिम जनसंख्या की राष्ट्रीय औसत बढ़ोतरी का है उससे बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर 1951 से लेकर 2011 तक मुस्लिम आबादी 4.4% बढ़ी है, लेकिन संथाल परगना में इसी दौरान मुस्लिम आबादी में 13.3% का इजाफा हुआ है, और ये एक तरह से खतरे की घंटी है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और बीजेपी के झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है। जो डेमोग्राफिक चेंज आ रहा है, ये तो वोट बैंक समझते हैं घुसपैठियों को। वोटर लिस्ट में नाम लिखवाते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, और वो आके हमारी जमीनों पे कब्जे करते हैं। बहुत खतरनाक खेल खेल रही है जेएमएम की सरकार। ये झारखंड के लिए खतरनाक है, भारत हमारे देश के लिए खतरनाक है। तो बीजेपी कह रही है कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठियों पर शिकंजा कसने के लिए
एनआरसी लागू करेगी। साहिबगंज में परिवर्तन यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि झारखंड में सरकार बदली तो घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। आइए सुनते हैं अमित शाह ने क्या कहा। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, भगवान भला करे, झारखंड हाईकोर्ट का अभी अभी आदेश दिया है कि एक कमेटी बनाओ झारखंड सरकार और भारत सरकार के गृह मंत्रालय की। भाइयों बहनों, ये झारखंड सरकार बदल दो, मैं आपको वादा कर कर जाता हूं, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालने का हम काम करेंगे। तो झारखंड में आदिवासियों की घटती हुई आबादी एक कड़वी सच्चाई है और उसकी गूंज सिर्फ राजनीति के गलियारों में ही नहीं बल्कि अदालतों और कोर्ट्स में भी सुनाई दे रही है। इसी मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। 20 सितंबर को ही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था और 29 सितंबर को केंद्र और राज्य सरकार को घुसपैठियों की पहचान को लेकर एक हाई पावर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का गठन करने का आदेश भी दिया था। लेकिन सीएम हेमंत सोरेन की राज्य सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। दरअसल संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने प्रशासन से, सरकार से घुसपैठ के कारण और आदिवासी समाज की आबादी में निरंतर गिरावट पर जवाब मांगा था, लेकिन हेमंत सोरेन का जो प्रशासन है उसने इसकी कोई जानकारी नहीं दी। प्रशासन के इस रवैये पर कोर्ट ने भी सख्त नाराजगी जताई थी और अदालत ने यह भी कहा था कि क्या कार्रवाई तब होगी जब इस मामले में काफी देर हो जाएगी। तो झारखंड ही नहीं बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठियों से असम का हाल बेहाल है। असम में भी जनसंख्या का संतुलन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर जमकर राजनीति भी होती है। असम की जनसंख्या के आंकड़े देखने पर पता चलता है कि आजादी के बाद से यहां जमकर जनसंख्या असंतुलन हुआ है, डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं और इसके पीछे बांग्लादेश से ही घुसपैठ का सबसे बड़ा हाथ है। आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए आंकड़े हम आपको बताते हैं कि असम की जनसंख्या असंतुलन का पूरा सच क्या है। तो आजादी के बाद जब 1951 में पहली बार जनगणना हुई तो असम में मुस्लिम आबादी 22.6% थी। 20 साल बाद यानी 1971 में असम में मुस्लिम आबादी बढ़कर 24.6% हो गई। इसके अगले 20 साल यानी 1951 में पूरे 20 साल बाद असम में मुसलमानों की संख्या बढ़कर हो गई 28.4% और वहीं 2001 में असम में मुस्लिम आबादी ने सीधे 31% के आंकड़े को छू लिया और वहीं पिछली जनगणना यानी 2011 में असम में मुसलमानों की संख्या हो चुकी है 34.2% और यही हाल रहा तो जानकारों का मानना है कि असम में अगली जनगणना में राज्य में मुसलमानों की जनसंख्या करीब 40% हो जाएगी और कुछ तो ये कह रहे हैं कि 2040 तक असम मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य बन जाएगा। समस्या असम में मुसलमानों की आबादी बढ़ना नहीं है बल्कि इनमें से ज्यादातर बांग्लादेशी घुसपैठी हैं और समस्या इसी बात की है। और असम जम्मू कश्मीर के बाद देश में दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम प्रतिशत वाला राज्य बन गया है। चूंकि अब जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, इसलिए कहा जा सकता है कि असम देश में सबसे बड़ा मुस्लिम प्रतिशत वाला राज्य बन चुका है। आज मुसलमान असम के लगभग 11 जिलों में बहुसंख्यक हैं, वहीं दूसरे अन्य 4 जिलों में भी उनकी प्रभावी जनसंख्या है, बड़ा वोट बैंक है। और 2001 में असम में 6 मुस्लिम बहुल जिले थे। 2001 में 6 बहुल मुस्लिम जिले थे, ध्यान से सुनिए, लेकिन 2011 तक यह संख्या 6 से बढ़कर 9 हो गई। 10 साल में 3 जिले और ज्यादा मुस्लिम बहुल हो गए। आइए अब देखते हैं कि असम के किन किन जिलों में मुस्लिम बहुसंख्यक बन चुके हैं और उनका प्रतिशत क्या है। तो पहला जिला है दक्षिण सलमारा, जहां की 98.03% आबादी जो है वो मुसलमानों की है। फिर धुबरी का नंबर आता है 89.7% जो आबादी है वो मुसलमानों की है। बारपेटा 70.7%, दरांग 64.3%, हैलाकांडी 60.3%, गोलपाड़ा 57.5%, करीमगंज 57.3%, बोगईगांव 50.2% और नौगांव में
55.4% और होजाई में 53.6% और मोरीगांव में 52.6% मुसलमान रहते हैं। सोचिए, ये 11 जिले अब मुस्लिम बहुल बन चुके हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि असम में एक अनुमान के मुताबिक कितने बांग्लादेशी हैं। क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन इन असम ड्यूरिंग 1951 टू 2011 नाम से प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक ये रिपोर्ट बता रही है कि 1961 में करीब 2,95,000 बांग्लादेशी मूल के लोग असम में रहते थे, यानी करीब करीब 3 लाख बांग्लादेशी मूल के लोग असम में रहते थे। वहीं 1971 में बांग्लादेशियों की असम में संख्या बढ़कर हो गई करीब 7 लाख, जबकि अगले 20 साल में यानी 1991 तक आते आते असम में अवैध बांग्लादेशियों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई और यह संख्या सीधे 21,20,000 तक पहुंच गई। लेकिन 2001 में तो ये सारी हदें पार करते हुए सीधे डबल हो गई, 42,35,000 तक पहुंच गई। यानी इस रिसर्च के मुताबिक 2001 में असम में बांग्लादेशी मूल के 42,35,000 अवैध निवासी रह रहे थे। सोचिए 2024 में यह आंकड़ा कितना बढ़ चुका होगा, कितना भारी भरकम हो चुका होगा। यानी असम में स्थिति विस्फोटक है। और इस देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण जहां होता है वो है पश्चिम बंगाल। यहां मुसलमानों को खुश रखने के लिए वो सब किया जाता है जो शायद देश के किसी दूसरे राज्य में नहीं किया जाता। और इसकी वजह है बंगाल में मुसलमानों की 27% आबादी। अगर पश्चिम बंगाल के जनसंख्या के आंकड़ों की बात करें तो 1951 में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 19.8% थी, लेकिन 2011 के आंकड़ों के मुताबिक आज पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी है 27%। यानी राज्य की जनसंख्या में 7.2% मुसलमानों की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ गई है। और 1951 में पश्चिम बंगाल में करीब 51 लाख मुसलमान थे। वहीं 2011 में मुसलमानों की आबादी है करीब 2,47,00,000, यानी करीब करीब 5 गुना की बढ़ोतरी मुस्लिम जनसंख्या में हुई है। अगर पूरे देश से इसकी तुलना की जाए तो आज़ादी के बाद से पूरे देश में जो मुस्लिम आबादी का प्रतिशत है वो 4.3-4.4 के आसपास रहता है। उसी ग्रोथ से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। लेकिन बंगाल में बढ़ोतरी का ये प्रतिशत, मुस्लिम आबादी की ये ग्रोथ, उसका प्रतिशत 7.2 है। यानी पूरे देश के जो औसत है उसके मुकाबले में बंगाल में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। और पश्चिम बंगाल में 1951 में जहां 78.7% हिंदू थे, वहीं 2011 में हिस्सेदारी घटकर 70.5% पहुंच गई। यानी हिंदुओं की आबादी में गिरावट हो रही है। हिंदुओं की आबादी में पूरे 8.2% की गिरावट आई है। और यह आबादी ऐसे ही नहीं बढ़ी है मुसलमानों की। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में 1971 से लगातार बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिए बस रहे हैं। 1977 से, ध्यान देने वाली बात है, 1977 से 2011 तक 34 साल तक असम में वामपंथियों की सरकार थी। और इस सरकार ने घुसपैठ को रोकने के बजाय घुसपैठियों को मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड उपलब्ध कराने के साथ ही साथ आवास यानी मकान और जमीन के पट्टे आदि भी दिए। इसके एवज में 2006 तक वाम मोर्चे को एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक मिल जाता था। लेकिन पिछले 3 चुनावों से वोट बैंक ममता दीदी की टीएमसी के खाते में चला गया है। इसलिए आरोप है कि इन अवैध घुसपैठियों को कई छूट मिली हुई है। आइए देखते हैं कि आखिर बंगाल के किस किस जिले में जनसंख्या संतुलन यानी डेमोग्राफिक चेंजेस नजर आते हैं। मुर्शिदाबाद, यहां पर 67% मुस्लिम आबादी है। मालदा जो बांग्लादेश से लगा हुआ है, यहां पर 51% मुस्लिम आबादी है। उत्तर दिनाजपुर 50%, वीरभूम 37%, दक्षिण 24 परगना 36%, नदिया 27%, कूच बिहार 27%, हावड़ा 26%, उत्तर 24 परगना 26% और दक्षिण दिनाजपुर 25%। तो ये हैं जिलावार पश्चिम बंगाल के आंकड़े। और शायद यही वजह है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ देश के कुछ खास इलाकों में चुनाव और लोकतंत्र को ही बेमतलब बता रहे हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति की चिंता डेमोग्राफी में नाटकीय बदलाव और राजनीतिक स्वार्थ के तहत डेमोग्राफिक चेंज को होने देने को लेकर है। इसी चुनौती को लेकर उन्होंने देश को आगाह किया। आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति धनखड़ ने क्या कहा। Let me slightly elaborate. Demographic dislocation is turning out to be fortress
of political impregnability in the democracy when it comes to elections in some areas. We have seen this change in the country. So much is the demographic change that the area becomes a political fortress. Democracy has no meaning. Elections have no meaning at all. Who will be elected turns out to be a foregone conclusion. आइए बात करते हैं देवों की भूमि उत्तराखंड की। हाल ही के दिनों में जनसंख्या असंतुलन का सबसे ज्यादा असर इसी देवभूमि पर पड़ा है। उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी असम के बाद सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ी है। उत्तराखंड के मैदानी जिलों की सामाजिक और राजनीतिक समीकरण ऐसे हो गए हैं कि यहां मुस्लिम वोट निर्णायक बन गए हैं। 2001 में राज्य में जो मुस्लिम आबादी थी वो 12% थी। 2001 में मुस्लिम आबादी उत्तराखंड में 12% थी और 2011 में ये बढ़कर 14% हो गई। 2001 से 2011 के बीच उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी में 39% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन चिंता 2011 के बाद शुरू होती है। उत्तराखंड के हरिद्वार में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी हो गई है। लगातार मुस्लिम आबादी उत्तराखंड में बढ़ रही है और हरिद्वार इसमें नंबर 1 है और कुल आबादी हरिद्वार की जो है उसका करीब 34% हिस्सा मुस्लिम है। इसी तरह एक अनुमान है कि 2024 तक आते आते उधम सिंह नगर, नैनीताल जिला, देहरादून जिला और मुस्लिम आबादी इन जिलों के अंदर 20 से 30% तक पहुंच चुकी है। और अब पौड़ी जिले में का जो मैदानी इलाका है उसमें भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और इसे लेकर लगातार उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। उत्तराखंड भारत में असम के बाद सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती मुस्लिम आबादी वाला राज्य हो गया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और केरल और बंगाल में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर है वो देवभूमि उत्तराखंड से कम है, ऐसा जो है जानकार बता रहे हैं। स्थानीय लोग भी इसको लेकर लगातार शिकायत करते हैं। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्यों दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स में से गिनी जाती है एनएसजी। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। हरियाणा के नॉन स्टॉप विकास का शुरू होगा नया अध्याय। लगातार तीसरी बार हर संकल्प करेंगे पूरा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में नवगठित हरियाणा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 17 अक्टूबर सुबह 10 बजे दशहरा ग्राउंड सेक्टर 5 पंचकुला। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर स्वागत है और हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर क्यों दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स में से गिनी जाती है भारत की एनएसजी, जिसके नाम से ही दुश्मनों के हौसले पस्त हो जाते हैं, आतंकवादियों की रूह कांप जाती है। एनएसजी कमांडो के जज्बे और हौसले के सामने तो तूफान भी अपना रुख मोड़ लेता है एनएसजी कमांडोज के सामने। और आज हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज उसी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी का 40वां स्थापना दिवस है, जिसका ध्येय वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा।
जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार के मद्देनजर इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में, और 16 अक्टूबर 1984 में इसका गठन किया गया था। और शुरुआत में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पंजाब में हुआ, क्योंकि उस वक्त पंजाब में आतंकवाद की समस्या थी। फिर जम्मू कश्मीर में इसका इस्तेमाल किया गया, और ये देश के बेहतरीन कमांडो फोर्स है एनएसजी की। इसके एक एक कमांडो दर्जनों दुश्मनों पर अकेले भारी पड़ते हैं, सिर्फ आतंकियों के लिए को निपटाने के लिए ही नहीं, बल्कि ये बंधक समस्या की जब स्थिति बनती है तो उस हालात को भी संभालते हैं, और सीक्रेट मिशन पर भी जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर युद्ध से पहले खुफिया सूचना जुटाना हो, ज़मीन आसमान या फिर पानी हो, कहीं भी दुश्मन को ये मौत दिखा देते हैं। और ये मारने और मरने दोनों के लिए तैयार रहते हैं एनएसजी कमांडो, और ये हाईजैकिंग रोकने और बम का पता लगाने जैसे काम के लिए भी तैनात किए जाते हैं। और एनएसजी कमांडो की बहादुरी के किस्से भी कम नहीं हैं, और ये किस्से इतने हैं कि भारत की रक्षा की जब जब बात होगी तो एनएसजी का नाम सबसे ऊपर आएगा। तो फिलहाल आज पूरा सच में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए डीडी न्यूज़।